ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई को लेकर यह बहुत बड़ी खबर है। सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई की हालत काफी ज्यादा नाजुक बताई जा रही है। ईरान में सीक्रेट अस्पताल में मुस्तफा का इलाज जारी है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजिश्कियान कैबिनेट के हवाले से ईरान वायर की यह बहुत बड़ी खबर है। कभी भी आ सकती है मुस्तफा खामनेई की मौत की खबर। ये जो जानकारी है वो ईरान वायर की तरफ से दी गई है। तो आप देखिए 28 फरवरी का हमला जिसमें आयतुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई थी और इसके बाद से ही मुस्तफा खामनेई के बारे में यह जरूर कहा गया कि उन्हें गंभीर चोटें आई हैं और उनकी हालत भी उस वक्त नाजुक बताई गई थी, लेकिन बाद में कहा गया कि मुस्तफा खामनेई रिकवर कर रहे हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही कि मुस्तफा खामनेई की जो हालत है वो काफी ज्यादा खराब हो गई है। ईरान फायर के हवाले से यह जानकारी है कि कभी भी मुस्तफा खामनेई की मौत की खबर भी आ सकती है। तो ईरान फायर के हवाले से मुस्तफा को लेकर पूरी खबर अब आपको बताते हैं। मौत के मुंह में है मुस्तफा। 7 पॉइंट में पूरी खबर आप जानिए। नंबर 1, सुप्रीम लीडर मुस्तफा की हालत बेहद नाजुक है। नंबर 2, ईरान के एक अस्पताल में इस वक्त मुस्तफा को भर्ती कर रखा है। नंबर 3, किसी भी समय मुस्तफा का निधन हो सकता है, मुस्तफा की मौत की खबर आ सकती है। नंबर 4, पेजिश्कियान कैबिनेट के 2 करीबी सोर्सेज ने यह जो खबर है वो दी है। नंबर 5, कैबिनेट के किसी सदस्य से मुस्तफा की मुलाकात नहीं हुई है। और नंबर 6, 28 फरवरी के हमले के बाद किसी से मुलाकात नहीं हुई। लगातार सवाल भी उठा। आपको ध्यान होगा कि आयतुल्लाह अली खामनेई को जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था उस दौरान भी उनकी अंतिम यात्रा में मुस्तफा खामनेई कहीं पर नजर नहीं आए थे और इससे लेकर सवाल भी उठे थे। नंबर 7, 28 फरवरी को जो हमला हुआ इसमें मुस्तफा बुरी तरह से घायल हो गए थे। ईरान वायर के हवाले से यह खबर आ रही है। अब सवाल यह है कि क्या इसमें कोई सच्चाई है या फिर यह कोई प्रोपेगेंडा है? क्या सही में मुस्तफा की हालत बहुत ज्यादा गंभीर है? क्या यूएस ने मुस्तफा को लेकर झूठी खबर फैलाई है? मुस्तफा की खबर की आड़ में ट्रंप कोई नया प्लान तो नहीं बना रहे? हालांकि आपको बताएं कि ईरान वायर के हवाले से ये जो खबर है वो सामने रखी जा रही है। और चलिए इसी पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ मेजर जनरल संजय सोई सर एज अ डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं और डॉक्टर संदीप त्रिपाठी हमारे साथ इस वक्त फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं। सबसे पहले संजय सोई सर मैं आपका रुख कर रहा हूं। अब ये खबर आना, देखिए सवाल तो तब भी उठे थे, यहां तक कि ईरान से हमारे साथ जब गेस्ट जुड़े थे तब भी हमने उनसे सवाल किया था कि आयतुल्लाह अली खामनेई को जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा है, कई लोग नजर आ रहे हैं, मुस्तफा अली खामनेई क्यों नजर नहीं आ रहे? और अब यह खबर आना कि कभी भी मौत की खबर आ सकती है मुस्तफा खामनेई की, इस खबर में आपको कितनी सच्चाई लग रही है? बिल्कुल गुरना, ये तो बात ज़रूर है कि कहीं जब से अटैक हुआ है 28 फरवरी का, उसके बाद से वो कहीं नज़र नहीं आए। कई बार अटकलें लगाई जा रही क्या वो बुरी तरह से घायल हैं, क्योंकि जितना बड़ा अटैक हुआ जब बाकी सब मारे गए थे तो कुछ ना कुछ चोट ज़रूर लगी होगी। अभी जो बातें हैं, देखिए इस समय में जो माहौल चल रहा है, ये इस समय में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी काफ़ी चलता है, जिसको मिलिट्री पार्लेंस में कहते हैं। क्योंकि जो ईरान वायर है इसकी फंडिंग नेटो कर रहा है, इसकी ज़्यादातर फंडिंग अमेरिका के द्वारा है। तो इसकी खबर में कितनी सच्चाई है कितनी झूठी है, क्योंकि ये भी होता है कि जब ईरान आज घुटने नहीं टेक रहा है तो साम दाम दंड भेद वाली बात है कि इस तरह की खबर फैला के उनमें आपस में मतभेद किया जाए। किसने पेश किया कि किस मंत्री ने उनको बताया, क्या उसका नाम सामने आया है, क्या ये इसका खबर की पुष्टि क्या हो सकती है? तो ये सब मेरे हिसाब से तो इस समय में घायल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। कितना घायल हैं भी कि नहीं है? कई बार इस तरह के माहौल में कई बार डेथ को भी काफ़ी समय तक छुपाया जाता है। मान लीजिए कल कुछ ऐसा भी होता है तो उसको भी बहुत समय तक छुपा के रख सकते हैं। तो ये मेरे हिसाब से इस समय में एक साइकोलॉजिकल गेम है कि ईरान को किसी प्रकार से उनके अंदर मतभेद पैदा किया जाए, अविश्वास पैदा किया जाए उनकी लीडरशिप के खिलाफ, ताकि जब वो अगली बातचीत हो तो उनके अंदर एक डिफरेंसेस नजर आए और अमेरिका कुछ ना खुद उनको अपनी शर्तों में मनवाने में सफल हो सके। ठीक है डॉक्टर संदीप त्रिपाठी जी, एक बात बताइए, हम तो देख ही रहे हैं कि ईरान जो है वो अमेरिका के सामने झुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। मैं आऊंगा संदीप जी आपके पास। और ये देखिए टीवी स्क्रीन पर मनीष झा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, कितनी सच्चाई है? क्या वाकई में इसमें आपको वेस्ट का प्रोपेगेंडा नजर आ रहा है या फिर वही है? क्योंकि आपके और हमारे मन में भी ये सवाल था, पहले भी हमने सवाल उठाया है कि जब सुपुर्दे खाक किया जा रहा था आयतुल्लाह अली खामनेई को, तब भी कहीं भी मुस्तफा खामनेई नजर नहीं आए थे, और ऐसा क्यों था?
देखिए, एक कहावत है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो फारसी तो ईरान में ही बोली जाती है। हाँ। सबसे अच्छी बात तो यही होगी कि दुनिया के सामने मुश्तबा के सही सलामत होने की एक तस्वीर आ जाए। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बंकर में अपने पसंदीदा जगह पर वो पेजेश्कियान से बात करते हुए एक वीडियो आ जाए, तो वो भी तो नहीं आ रही है। 28 फरवरी को जब इजराइल और अमेरिका ने हमला किया, जिसमें उस समय के ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खमनेई, मुश्तबा के परिवार के कई और सदस्य सभी मारे गए और मुश्तबा उसमें घायल हो गए, उसके बाद से एक सबूत ऐसा नहीं है जिससे ये पता चले कि मुश्तबा की स्थिति कैसी है। अभी तक केवल ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान ने सार्वजनिक तौर पर एक बार ये दावा किया था कि उन्होंने 2.5 घंटे की मुलाकात की है, उसके बाद कोई नहीं है। अब वो भी मुलाकात की एक भी तस्वीर नहीं आई। जी ठीक है, मैं मानता हूं कि अमेरिका और इजराइल की वजह से सुरक्षा कारणों से मुश्तबा को सुरक्षित ठिकाने पर गुपचुप तरीके से रखा गया होगा, लेकिन कहीं पर भी एक तस्वीर ऐसी तो आ ही सकती है जिससे लोकेशन का पता ना चल सके। लेकिन वो तस्वीर आज तक नहीं आई, कोई ऑडियो संदेश नहीं आया, कोई वीडियो संदेश नहीं आया। इतना तो ओसामा बिन लादेन भी नहीं करते थे। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो एक देश ईरान के सुप्रीम लीडर हैं, लेकिन कहने का मतलब यह है कि उनके मौजूदगी का कोई साक्ष्य नहीं आया है, सिवाय ये कि उनके नाम पर शासन चल रहा है। उनके नाम पर शासन चलने से ईरान को एकजुट करने में आसानी होगी, लेकिन मुश्तबा की हालत क्या है नहीं है इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता। तो ऐसे में देर सवेर ये सवाल उठना ही था। भले ही हम इसे आज प्रोपेगेंडा के तौर पर खारिज कर दें, लेकिन ये तब तक ये सवाल उठते रहेंगे जब तक कि साक्ष्य सामने नहीं आ जाते। जी बिल्कुल। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, क्योंकि ये जो खबर आ रही है वो ईरान वायर के हवाले से आ रही है और जैसा संजय सोई सर का कहना है कि नेटो फंडेड है ये, तो ऐसे में पूरी तरह से बिलीव करना ये भी बहुत ज्यादा मुश्किल। लेकिन मुश्तबा खामनेई का कहीं पर नजर नहीं आना, और जो बातें मनीष झा भी कह रहे थे कि आपको वाकई में लगता है कि मुश्तबा खामनेई की कभी भी निधन की खबर आ सकती है, इस खबर में कितना दम है, कितनी सच्चाई आपको नजर आ रही है? देखिए, थोड़ा सा तो डिकोड करें मुश्तबा खामनेई की हिस्ट्री को, तो वो हमेशा जब उनके पिता जिंदा थे तब भी वो बहुत लो प्रोफाइल में रहते थे। तो ऐसा नहीं था कि वो हमेशा मीडिया के सामने पहले भी आते रहे हो, बहुत अच्छा पब्लिक फिगर रहा हो, कि स्पेशली धर्म के बारे में भी, सिया थियोलॉजी के बारे में भी, कि बहुत पब्लिक फिगर रहा हो, गल्वनाइज करते रहे हो। तो यदि आप उनके कैरियर को देखें, पिछले लाइफ को देखें, तो उस हिसाब से ये बहुत सरप्राइजिंग एलिमेंट नहीं है कि वो सामने क्यों नहीं आ रहे हैं, वीडियो क्यों नहीं दे रहे हैं, अपना जो पोजिशनिंग क्यों नहीं दे रहे हैं। उस समय जब उनके पिता, उनकी माँ और उनकी वाइफ को अमेरिका ने मार दिया हो, तो मुझे लगता है, और इनकी एक अलग लाइन थी, ये मानते हैं हम सभी कि हार्डलाइनर हैं, पिता के अपने पत्तियों पर चलते हैं, लेकिन ये भी हम मानते हैं कि ये बहुत स्ट्रेटजिकली है, जिस प्रकार से पिछले दिनों में हमने देखा था IRGC का जो कहा। और संदीप जी, एक बहुत बड़ा फर्क है, 28 फरवरी का हमला हुआ था और उसमें अयातुल्लाह अली खामनेई मारे गए थे, सबको पता है, क्योंकि अमेरिका की धमकी के बावजूद उन्होंने खुद को छुपाया नहीं था। और अगर वाकई मुश्तबा खामनेई जिंदा है, अगर वो सही सलामत है, और बार बार जब कहा गया अरे कहीं तो बाहर आए, वो क्यों नहीं खुद बाहर आ रहे, इसको लेकर सवाल उठना लाजमी आऊंगा एक बार फिर से। लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर, सुप्रीम लीडर मुश्तबा और पेजेश्कियान में अब मतभेद की खबरें भी आ रही हैं। अमेरिका समेत कई मुद्दों पर दोनों में मतभेद है। मुश्तबा खामनेई ने पेजेश्कियान को चेतावनी दी है, अब पेजेश्कियान का इस्तीफा मंजूर होगा मुश्तबा की तरफ से, यह कहा जा रहा है। तो देखिए, ये एक अलग खबर आ रही है जहां पर मुश्तबा के हवाले से जो बयान है उसको सामने रखा जा रहा है। सुप्रीम लीडर मुश्तबा और राष्ट्रपति पेजेश्कियान में मतभेद की खबरें, अमेरिका समेत कई मुद्दों को लेकर मतभेद की खबर आ रही है। यहां तक की खबर यह भी है कि मुश्तबा ने राष्ट्रपति को चेतावनी दे दी है, क्या पेजेश्कियान का इस्तीफा मंजूर हो जाएगा। पश्चिमी मीडिया के हवाले से खबर है। और एक और बड़ी खबर, मुश्तबा और पेजेश्कियान में मुलाकात की खबर भी आ रही है। और देखिए, बड़ा विरोधाभासी है, एक तरफ खबर आ रही है कि मुश्तबा खामनेई की कभी भी मौत हो सकती है, यह खबर आ सकती है निधन की, और दूसरी तरफ उनकी मुलाकातें हो रही है, वो चेतावनी दे रहे हैं, यह खबर आ रही है। कार में दोनों के बीच मुलाकात की खबर है, ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर है। और आपको ये बता दें कि मई महीने में मुलाकात हुई थी, ये इसमें एक अपडेट है, यह आपको बता दें। मुश्तबा और पेजेश्कियान में जो मुलाकात की खबर सामने आ रही है, तो अब आप देखिए, मुश्तबा पेजेश्कियान में जो तकरार है, हुआ क्या है यह आप जानिए।
मुस्तफा और पेजिशकियान के संबंध बिल्कुल ठीक नहीं है। मुस्तफा और पेजिशकियान में मतभेद की खबर आ रही है। इस्तीफे को लेकर पेजिशकियान को चेतावनी दी गई है। मुस्तफा ने क्या कहा, अब इस्तीफे की धमकी बिल्कुल मत देना। पेजिशकियान ने अब इस्तीफा दिया तो मंजूर कर लूंगा। 28 बार इस्तीफे की पेशकश या धमकियां दे चुके हैं पेजिशकियान। मुस्तफा पेजिशकियान की मुलाकात की भी खबर है। ये मुलाकात कब हुई ये आपको क्लियर करना चाहेंगे। मई महीने में, जी हां, इसी साल मई महीने में दोनों के बीच मुलाकात हुई थी। ये खबर आ रही है। कार की पिछली सीट पर दोनों की मुलाकात हुई। डॉक्टर्स की कार में दोनों के बीच मुलाकात हुई है, यानी कि डॉक्टर्स की मौजूदगी में ही ये मुलाकात हुई है। दोनों में करीब 2.5 घंटे तक मुलाकात हुई है। पेजिशकियान ने कहा था दोस्ताना माहौल में बातचीत होनी चाहिए। ईरान इंटरनेशनल के हवाले से यह खबर आ रही है। तो मुस्तफा पेजिशकियान में तकरार क्यों इतनी ज्यादा बढ़ गई है, यह भी आप जानिए। दरअसल ईरान की विदेश नीति पर दोनों की अलग अलग राय है, अलग अलग सोच है। अमेरिका के साथ समझौते पर दोनों की अलग अलग राय। मसूद पेजिशकियान पर मुस्तफा के विरोध में काम करने का आरोप लग रहा है। पेजिशकियान के IRGC सरकार से कई मुद्दों पर सोच बहुत अलग है। पेजिशकियान का रुख व्यवहारिक माना जाता है। राष्ट्रीय मुद्दे को लेकर मुस्तफा का रुख काफी ज्यादा कठोर है। संजय सोई सर, ये तो कहा ही जा रहा है कि आज के दौर में जो भी फैसला लिया जा रहा है, चाहे अमेरिका के साथ बातचीत का आगे ना बढ़ना, बात ना बनना, इन सब में सबसे ज्यादा जो इन्वॉल्वमेंट है वो IRGC का है, जिसके ऊपर इस्लामिक कट्टरपंथ बहुत ज्यादा हावी है। तो अब ये जो खबर आ रही जो हमने बताई है, इसमें कितनी आपको सच्चाई नजर आती है? बिल्कुल करना, दो बातें हैं। एक तो पेजिशकियान शुरू से माने जाए, जैसे आपने बहुत ठीक बताया यहाँ पे, कि वो व्यवहारिक है। हाँ। ये बात मानी जाती है शुरू से। और मुस्तफा काफ़ी हार्ड लाइनर रहे हैं, बिल्कुल रिलीजियस टीचर के तौर पे रहे हैं। और जब उनके पिता और पूरा परिवार जब मारा जाता है तो वो हार्ड लाइनर वाली बात ठीक लगती है। दूसरी बात यह है कि ये खबर भी देखिए कितना विरोधाभास है खबरों में। बिल्कुल। एक तरफ कह रहे मारे जा रहे, दूसरी मई की खबर है। अभी ईरान इंटरनेशनल भी अब देखिए फंड कौन कर रहा है, ये यूके फंडेड है और साथ में सऊदी अरेबिया की फंडेड है। यानी कि जो खबरें आ रही हैं, ईरान वायर अमेरिका की फंडेड है, ये इंग्लैंड और सऊदी की फंडेड है। कहीं ना कहीं ये सब मेरे हिसाब से बड़ा जबरदस्त प्रोपेगेंडा वॉरफेयर चलाने की कोशिश है, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि ताकत के द्वारा नहीं कब्जा कर पा रहे हैं, इनको घुटने पे नहीं ला पा रहे हैं। तो किस प्रकार से इनमें उन्होंने कर्ड्स वाला एंगल ट्राई किया, वो नहीं हुआ। टॉपल करने के लिए जब दक्षिणी ईरान में दंगे हुए तो वो नहीं काबू हुआ। अब कोशिश ये की कि लीडरशिप के अंदर किस प्रकार से शक मतभेद पैदा किया जाए ताकि ये आपस में बिल्कुल। और सर, ये तो हमने रूस और यूक्रेन वॉर में भी देखा बीते 4-4.5 साल में कि आखिर कितना जो प्रोपेगेंडा एक दूसरे के खिलाफ फैलाया गया, और ना जाने कौन कौन सी बीमारियों का जो जिक्र है वो वेस्टर्न मीडिया की तरफ से किया गया था। इस बीच एक और बड़ी खबर, युद्ध में अमेरिका को हथियारों की भारी कमी। पहली बार डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया के सामने माना। ट्रंप ने कहा कुछ हथियार की सप्लाई सीमित है। ट्रंप ने कहा कुछ हथियारों की सप्लाई रोजाना हो रही है। लेकिन यह गौर करने वाली बात है, सुपर पावर का तमगा लेकर जो अमेरिका टहलता है, उसी के राष्ट्रपति ये खुद मान रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार हैं अब जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा सीमित है। यानी कि संकेत मिल रहा है कि हां, अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है क्या। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका में हथियारों की कमी से चिंता। अमेरिकी सेना ने लिया है बहुत बड़ा फैसला। आर्म्स कंपनियों के लिए टेस्ट रेंज खोल दी गई है। मिसाइल ड्रोन की खरीद को तेज करने की तैयारी है। और ये खबरें आना बता रहा है कि अमेरिका को कितना नुकसान हुआ है ईरान के खिलाफ युद्ध में। तो अमेरिका के पास हथियार नहीं है, ट्रंप नाराज है, सेना परेशान है। हो क्या रहा है ये देखिए आप। ट्रंप ने क्या कहा, नंबर 1, कुछ हथियार की सप्लाई बहुत सीमित है। नंबर 2, कुछ हथियारों की सप्लाई रोजाना हो रही है। नंबर 3, आर्म्स कंपनी कई प्लांट्स लगा रही है। और देखिए अब आप, सेना ने क्या किया है। नंबर 1, अमेरिका में हथियारों का उत्पादन बढ़ाया जाएगा। नंबर 2, सेना ने कंपनियों के लिए टेस्ट रेंज खोल दी है। नंबर 3, छोटी कंपनियों के लिए भी रास्ते खोल दिए गए। नंबर 4, कंपनियों को हथियार टेस्ट की सुविधा मिली है। और नंबर 5, प्रक्रिया में महीनों की देरी घटाने की तैयारी। अब आगे क्या होगा, नए हथियार जल्द टेस्ट होंगे, मिसाइल ड्रोन खरीद तेज हो जाएगी, हथियारों का उत्पादन बढ़ेगा, हथियार स्टॉक करेगी सेना, नए हथियार जंग के मैदान में आएंगे। मनीष, एक बात बताइए, सुपर पावर जैसा अमेरिका जिसके सामने ईरान की ताकत नाकुछ है,
लेकिन इसके बावजूद अमेरिकी राष्ट्रपति का यह मान लेना, हम इस पर बात नहीं करेंगे कि जो बोल रहे हैं कि हथियारों की सप्लाई रोजाना हो रही है, लेकिन वो अपनी जुबान से स्टेटमेंट दे रहे हैं कि कुछ ऐसे हथियार हैं जिनकी सप्लाई बहुत ज्यादा सीमित है। इस बारे में कितनी सच्चाई है और क्या यही इंडिकेट कर रही है खबर कि क्यों डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि हर हाल में युद्ध बंद होना चाहिए, वरना बड़ी बदनामी हो जाएगी अमेरिका की। देखिए, एक बात तो तय है कि अमेरिका के पास आज की तारीख में एयर डिफेंस से संबंधित मिसाइलों की संख्या बहुत कम हो गई है और यही चिंता की बात है। हाँ। और इसीलिए वो एक कंटिन्यू लड़ाई ना करके उसको बीच बीच में रोक रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने भी नहीं कभी सोचा होगा कि ईरान जैसा एक मुल्क होगा जो उसके पूरे स्टॉक को एग्जॉस्ट कर देगा। आप ये देखिए कि पिछले साल 12 दिन की लड़ाई हुई, इस साल पहले 40 दिन की लड़ाई हुई, फिर 2 हफ्ते की लड़ाई हुई और फिर छिटपुट लड़ाइयाँ हो ही रही है। इस दरमियान ईरान की तरफ से कम 1,500 के आसपास मिसाइलें मारी गई। अब हाँ। इन मिसाइलों को रोकने के लिए पैट्रियट और थार्ड जैसे एयर डिफेंस सिस्टम ने एंटी मिसाइल का इस्तेमाल किया। अब वो खत्म हो गई है, अब वो खत्म हो गई है या कम हो गई है, क्योंकि पहले उन्होंने कितना बनाया होगा, 1000-2000 बना के रखा था। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा कि अमेरिका या अमेरिका के सहयोगी देशों पर कोई 1000-1500 मिसाइलें दागेगा, इसलिए उन्होंने उसकी संख्या कम रखी थी। अब वो संख्या घट रही है, तो ये चिंता की बात है और इसलिए उसकी भरपाई करने में लगे हैं। उससे पहले रूस यूक्रेन के जंग में उन्होंने यूक्रेन को काफी दे दिया था इस तरह के मिसाइल सिस्टम। तो इसीलिए बार बार ये सवाल उठ रहा है। ठीक है, ट्रंप कह रहे हैं हमारे पास गोला बारूद बहुत है, उनके पास होंगे, गोला बारूद बहुत होंगे, टैंक बहुत होंगे, लेकिन ईरान के जंग में टैंक का क्या काम है? ईरान के जंग में गोला और बारूद का क्या काम है? क्योंकि ईरान के जंग में अभी आपको यह सुनिश्चित करना है कि जब ईरान के मिसाइल आएंगे, ड्रोन आएंगे, तो आप उनको रोक सको, उनको इंटरसेप्ट कर सको। तो उनको इंटरसेप्ट करने वाली जो मिसाइलें हैं वो खत्म होती जा रही है या वो खत्म हो गई है। इसीलिए ट्रंप और पूरा एडमिनिस्ट्रेशन परेशान है और वो चाहता है कि कुछ दिनों के लिए ये जंग रुक जाए, एक बार हमारे पास स्टॉक आ जाए, वो फिर लड़ने आएंगे। मैं ये भी कह दे रहा हूं, ऐसा नहीं है कि उनको शांति चाहिए, उनको बस एक 6 महीने का, साल भर का एक युद्ध विराम चाहिए, ताकि वो दोबारा से लड़ने आए उस समय जब उनके पास ईरान के नंबर ऑफ मिसाइल से ज्यादा इंटरसेप्टर। बिल्कुल, और ये हमने मनीष देखा भी कि कैसे जो सस्ते ड्रोन है इसका इस्तेमाल करके ईरान ने जो महंगी महंगी मिसाइल और इंटरसेप्टर है उन सबको तबाह कर दिया इस युद्ध में। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, एक बात बताइए कि क्या आपको लग रहा है कि जो गलती वियतनाम या अफगानिस्तान के युद्ध में अमेरिका ने कभी की थी, उन सब से ना सबक सीखते हुए एक बार फिर से डोनाल्ड ट्रंप वो गलती कर बैठे, या फिर डोनाल्ड ट्रंप अब भी मुनाफे में, क्योंकि डिफेंस लॉबी एक बड़े मुनाफे में? देखिए, दोनों सवाल अलग अलग हैं। एक आपने सवाल किया गलती का, तो जब एरोगेंस बहुत हाई लेवल पर होता है तो गलती का एहसास नहीं होता है। और मैं हमेशा कहता हूं कि वेनेजुएला का जो केस था, जो ट्रंप को बहुत हाई लेवल पर ले गया था और उसका जो ईगो मसाज ईरान ने कर दिया है, अच्छी से कर दिया है। तो अब उसके पास कोई विकल्प नहीं है। आपका जब स्टेटस गिरता है, आपकी दुनिया में हालत गिरती है, तो फिर उसको कुछ ना कुछ करना पड़े। सभी मनीष जी बता रहे थे कि ये जो पौध लेने की जो रणनीति है कि एक बार रुको फिर चलो फिर रुको, तो ये उसी का हिस्सा है। उसको लग गया है कि अब सामरिक दृष्टि से ईरान को नहीं हराया जा सकता है, अब इंफॉर्मेशन वॉरफेयर कर ले, मुस्तबा की खबर दे दे, यही टैक्टिक्स बची है अमेरिका के पास। अब दूसरा जो आपका सवाल था कि अमेरिका को ये ऐसा लगता है, अमेरिका का ऐसा मानना है कि आने वाले टाइम में ये वक्त नहीं है कि वो पूरी तरीके से जीरो सम गेम पोजीशन पर आ जाए, यानी कि तेरी मेरी हार या तो जीत। ये जो पैराडाइम था अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का कि आज हम चले और जीते, ये दुनिया ने साबित कर दिया, ये इस करंट जो वॉरफेयर साबित कर दिया है कि कोई भी शक्ति है वो रातों रात या 6 महीना या 6 साल, अब वो युद्ध नहीं होंगे कि एक जीत को डिक्लेरेशन करेगा और एक हार में जाएगा। अब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर का समय नहीं है कि एक ग्रुप ने जीत का डिक्लेरेशन किया, दूसरा ग्रुप हारा। अब ये चलता रहेगा वार। हमने इसको ईरान में भी देखा, हमने रशिया यूक्रेन में भी देखा, और आने वाले टाइम के लिए भी संकेत है कि कोई राष्ट्र युद्ध में न सम्मिलित हो। यदि सम्मिलित होगा तो उसको लॉन्ग टर्म देखना पड़ेगा इस प्रकार। बिल्कुल, और ये बड़ी सही बात आपने कही है, क्योंकि रूस यूक्रेन वॉर में तो हम देख ही रहे हैं कहां पिछड़ता हुआ नजर आ रहा था यूक्रेन, लेकिन अचानक से पलटी मारी यूक्रेन ने और अपने ड्रोन पावर से एक बड़ा यूटर्न ला दिया, बैकफुट पर रूस को ला दिया। एक और बड़ी खबर, पश्चिम एशिया के आसमान में रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आया है। अमेरिकी सेना ने देर तक आसमान में ट्रैक किया इसको। सरकार ने जारी किया है नया डिक्लासिफाइड वीडियो। रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। तो ये देखिए, इस रहस्यमय ऑब्जेक्ट का जो वीडियो है वो भी जारी किया गया। पश्चिम एशिया के
आसमान में रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आया है। अमेरिकी सेना ने देर तक आसमान में बाकायदे इसको ट्रैक किया। सरकार ने डी क्लासिफाइड वीडियो को जारी किया। रहस्यमय ऑब्जेक्ट की पहचान अभी तक हो नहीं पाई है। तो अमेरिका ने आसमान में किसका पीछा किया है, पश्चिम एशिया में क्या हुआ है, आप पहले ये जानिए। दरअसल पश्चिम एशिया के आसमान में एक रहस्यमय ऑब्जेक्ट नजर आया है। यूएस ने क्या किया इसमें अभी तक? अमेरिकी सेना ने उस ऑब्जेक्ट को ट्रैक किया। अमेरिका ने क्या कहा इस पर? यूएपी यानी कि अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना इसको माना है। फिलहाल अमेरिकी अधिकारियों ने पहचान तय नहीं की है। अभी स्टेटस क्या है? मामला फिलहाल अनरिजॉल्व ही दर्ज हुआ है। 3 सवाल यहां पर उठे हैं। अमेरिका ने आसमान में किसका पीछा किया? नंबर 2, अमेरिकी सेना ऑब्जेक्ट को लेकर चुप आखिरकार क्यों है? नंबर 3, अज्ञात ऑब्जेक्ट की पहचान क्यों नहीं हो पाई है? संजय सोइसर, वो जो डी क्लासिफाइड वीडियो है जिसके जरिए दावा किया गया, वो वीडियो अभी आपने देखा, क्या आपको लग रहा, आपका जो एक्सपीरियंस है अभी तक का? नहीं, बिल्कुल देखिए, ऐसा है कि यहाँ पर कुछ फेलियर नज़र आ रहा है मुझे। अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम, उनका जो आइडेंटिफिकेशन, IFF जिसको कहते हैं, आइडेंटिफिकेशन फ्रेंड एंड फो, क्या है, मतलब ये लोग ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पाए कि क्या चीज़ है। बड़ी हैरानी की बात है, जबकि ऐसी टेंशन का माहौल है, रोज़ मिसाइल अटैक हो रहे हैं, रोज़ ड्रोन अटैक हो रहे हैं। ऐसे में जब आप हाई अलर्ट पे हो, बहुत मुझे तो यहाँ पे कहने के एक सवालिया निशान खड़ा होता है कि वहाँ पर क्यों इस प्रकार का एक चीज़ है जिसका रहस्य सॉल्व नहीं हो पाया है। ऐसी क्या चीज़ निकल के आ गई? तो मेरे संजय सोइसर, कहीं अमेरिका अपनी नाकामी को छुपाने के लिए इसको अनआइडेंटिफाइड की कैटेगरी में तो नहीं डाल रहा है? अनआइडेंटिफाइड कैसे कह सकते हैं? हाँ। जबकि अनआइडेंटिफाइड तब हो जबकि अचानक कहीं से आ जाए जहाँ पर अलर्ट नहीं हो, सिविल एरिया में, अमेरिका में, एरिज़ोना में या कहीं पे रेंज के इलाके में आ जाए, वो बात अलग मानी जाएगी। यहाँ पे तो हर जगह इनके रडार और एयर डिफेंस सिस्टम पूरे अलर्ट है, एयरफोर्स पूरी अलर्ट मोड में। अनआइडेंटिफाइड कैसे होगा? उनको तो पूरा सैटेलाइट के द्वारा भी ट्रैक किया जा सकता है कि चीज़ कहाँ से उड़ के आई होगी, किधर गई है, क्या हुआ है। तो ये वाकई में एक बहुत बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है। और दूसरी बात, मैं एक चीज़ और छोटी सी ऐड करना चाहूँगा कि जो पॉज वाली बात पे, यहाँ पे ईरान ने एक बार अटैक किया। उसने कहा था हर बार क्या होता था कि अमेरिका अटैक करता था, हथियार भर के अमेरिकन अटैक करते। पिछली बार आपने देखो ईरान ने हमला किया। ये भी हो सकता है कि ईरान फिर कर दे कि इससे पहले वो तैयार हो, अपने हथियार भरे और अमेरिका को उन्हें लग रहा है रिएक्टिव मोड में, रिएक्टिव मोड में बना के रखें। ये भी एक पॉइंट मैं थोड़ा सा जोड़ना चाह रहा था। करुणा, ठीक है, और इस पर थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं। मनीष, एक बात बताइए, अनआइडेंटिफाइड, अनरिजॉल्व बता दिया गया है, पहचाने ही नहीं जा रहा है, क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं कि क्योंकि अमेरिका इस ऑब्जेक्ट को रोक नहीं पाया पश्चिम एशिया में और अपनी नाकामी को छुपा रहा है, या फिर क्या है? ये कुछ पता चल पा रहा है क्या? देखिए, एक बात तो है कि आज की तारीख में ईरान ने जिस तरह से ड्रोन में एक्सपेरिमेंट किया है और इनोवेशन किया है, उसके बाद ये कहना बेहद मुश्किल है कि क्या अमेरिकन रडार हर ऑब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हो सकता है कि ईरान की तरफ से कोई ऐसा ड्रोन जो कि बहुत तेज गति से चल रहा हो लेकिन उसको रडार ना पहचान पा रहा है, उसने भी बनाया हो। या फिर हो सकता है कि इसी मौके पर चीन और रूस जैसे देश भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, क्योंकि देखिए, हथियार की कंपनियों के लिए यूक्रेन और मिडिल ईस्ट, ये दोनों आज की तारीख में कुरुक्षेत्र ऐसा बन गया है जो उनके लिए एक लाइव लैब टेस्टिंग का काम कर रहा है। वहां पर एक से बढ़कर एक हथियारों का टेस्टिंग हो रहा है। हो सकता है कोई अमेरिकी कंपनी भी कर रहा हो, अभी ये कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे प्रकरण में हथियार की कंपनियों के बल्ले बल्ले हो रहे हैं। वो लगातार नए नए हथियार लॉन्च कर रहे हैं और उनका इस्तेमाल हो रहा है। और जब आप सुनते हैं कि हथियारों की कमी हो गई तो उसका भी फायदा हथियार की ही कंपनियों को मिल रहा होता है। लेकिन मेरी चिंता कुछ और है। मेरी चिंता यह है कि इस तरह की खबरों के बाद से धीरे धीरे अमेरिका उस जगह जा रहा है जहां पर अमेरिका बहुत ज्यादा डेस्परेट रहेगा, फ्रस्ट्रेट रहेगा और फिर अमेरिका को लगेगा चलो एक छोटा सा परमाणु बम हम पटक कर आ जाते हैं ईरान में, जो कि जिस तरह की फ्रस्ट्रेशन उसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान पर दिखाई थी। अमेरिका ऐसा कर सकता है। 5 साल तक आप पुतिन को कहते रहे कि वो पुतिन परमाणु बम का इस्तेमाल करेगा। पुतिन ने रणनीतिक धैर्य दिखाया, पुतिन ने संयम दिखाया। लेकिन क्या ट्रंप ऐसा संयम दिखा पाएंगे जब ट्रंप को मनमाफिक नतीजे नहीं आ रहे हैं? और अगर ऐसा हुआ तो उसकी तैयारी कुछ भी हो सकती है।
बिल्कुल, और पेशेंस की कितनी कमी है ये तो हमने हालिया बयानों में या फिर जो कुछ चाहे एमओयू हो या फिर कुछ भी हो, जल्दबाजी में तो बहुत रहते हैं ट्रंप, ये तो हमने देखा ही है। खैर, इस बीच एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं होर्मुज को लेकर। ये बड़ी खबर है, होर्मुज का गेटकीपर ईरान बनना चाहता है, लेकिन अमेरिका ये सब बात मानने से इंकार कर रहा है। अमेरिका की तरफ से साफ कह दिया गया है कि ऐसा कुछ नहीं होने दिया जाएगा। अमेरिका ईरान के इस दावे को मानने के खिलाफ है। होर्मुज पर बातचीत की रफ्तार तय कर रहा है ईरान। इधर ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची का बड़ा बयान, ईरानी सेना ने अपनी क्षमता को साबित किया। ईरान ने अमेरिका को दिखाई अपनी सैन्य ताकत। तो देखिए ईरान के हौसले कितने बुलंद हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की तरफ से कहा गया है कि अमेरिका के खिलाफ युद्ध में जो ईरान की सेना है उसने अपनी ताकत का परिचय दिखाया है। तो अमेरिका पर हमले के लिए ईरान तैयार है। ईरान की सेना जंग के लिए फिर से अब तैयारी कर रही है। ईरान पर हमला तो उससे भी बड़ा अटैक होगा। अमेरिका से लड़ने के लिए अपनी ताकत को लगातार ईरान बढ़ा रहा है। तत्काल जवाबी कार्रवाई के लिए IRGC तैयार है। ईरान अपने हथियारों को अपग्रेड करने में जुटा हुआ है। सेना की आंतरिक क्षमताएं विकसित लगातार ईरान करता हुआ नजर आ रहा है। जवानों का हौसला और मनोबल लगातार ईरान में बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बड़ी बात क्या है, ईरान पहले के मुकाबले ज्यादा बड़े हमले करेगा। इस बार अमेरिकी बेस पर पहले से भी ज्यादा बड़ा हमला किया जाएगा। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, ईरान की अगर बात की जाए तो जाहिर सी बात है कि इससे पहले चाहे वो, क्योंकि समझ तो लिया गया था वेनेजुएला कि जो मादुरो का हाल किया गया, वहीं पे जिशक्यान से लेकर जो आयतुल्लाह अली खामनेई है उनको तो खैर मारा गया, लेकिन सब कुछ हम सफाया कर देंगे ये सोचा गया था। वियतनाम, लीबिया, न जाने क्या क्या सपने देखे थे, लेकिन ईरान वो नहीं है। ईरान अपनी ताकत दिखा रहा और हुंकार भरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, फरवरी से लेकर के अभी तक की जो घटनाएं हैं यही साबित करती हैं, और ये आने वाले टाइम के लिए केस स्टडी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के लिए, कि अब मैं अभी कह भी रहा था कि ये वक्त गया, द टाइम हैज गॉन, कि जब कोई राष्ट्र डिक्लेयर करेगा मीडिया के सामने आकर के कि आज हमारी जीत का दिन है, डे ऑफ विक्ट्री है। ये डे ऑफ विक्ट्री का जो कंसेप्ट है अब ये इतिहास बन चुका है। ऐसा कभी नहीं आएगा क्योंकि वॉर का जो नेचर है इतना ज़्यादा हाइब्रिड हो चुका है। और जिन कंट्री को आप छोटा समझते थे, जिनको समझते थे कि ये बैकवर्ड कंट्री, स्पेशली टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से ईरान को बहुत बैकवर्ड माना जाता था कि अमेरिका के पास बहुत ही एडवांस्ड जो एयर डिफेंस सिस्टम है, उस सारे एडवांस डिफेंस सिस्टम को ईरान ने ध्वस्त कर दिया, चूर चूर कर दिया। तो मुझे लगता है कि ये एक सबक है, एक लेसन है दुनिया के सामने कि अब जो है सामरिक जो वॉर है, जो स्ट्रेटेजिक जो वॉर है, वो उसका टाइम गया। आप कूटनीति के माध्यम से यदि टेबल पर ला करके यदि अपनी बातों को मनवा सकते हैं, अपनी बातों को क्लिंच कर सकते हैं, तो हो सकता है कि आप टेबल पर जीत जाएं। लेकिन वॉर पर, युद्ध पर और जमीन पर, फ्रंट पर आकर के आप युद्ध नहीं जीत सकते। ईरान इसका सबसे अच्छा क्लासिक केस स्टडी है। ईरान सीरिया नहीं है, ये साबित कर दिया। ईरान इराक नहीं है, ये साबित कर दिया। वो इसलिए कि जब कौमें जिंदा होती है, जब वो, और ईरान का इतिहास है, वो कंट्री जब सिविलाइजेशनल कंट्री हो और जिसके जब सब कुछ नष्ट हो गया हो, आप देखिए लीडरशिप नष्ट हो जा रही है, इसके बाद वहां पर उत्साह बना हुआ लड़ने के लिए। तो यदि आपके जनता में देश प्रेम है और राष्ट्र के लिए लड़ने की क्षमता है या उत्साह है, तो मुझे नहीं लगता है कि उस राष्ट्र को खत्म किया जा सकता है। बिल्कुल। और संजय सोई सर, ऐसा क्या है ईरान में, जिस ईरान के बारे में तो अमेरिका और इजराइल ने दोनों मिलकर ये सोचा था फरवरी के महीने में कि हमला करेंगे, 2-4 दिन में युद्ध खत्म कर लेंगे, जीत हो जाएगी और पूरा जो शासन है वो पलट दिया जाएगा, लेकिन अभी भी ईरान टिका हुआ है। हम देख रहे हैं, चाहे सैन्य मुकाबले में बात की जाए तो अमेरिका बैकफुट पर नजर आ रहा है, और डिप्लोमेटिक अगर बातचीत की बात की जाए तो ईरान वहां ज्यादा हावी नजर आ रहा है। हालिया जो MOU साइन हुआ उसमें भी ईरान की शर्तों को ज्यादा तवज्जो दी गई। ऐसा क्या है? नहीं, बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि एक तो डॉक्टर संदीप ने बताया कि हिस्ट्री है, इतिहास है, वहाँ के लोगों के कल्चर है, पढ़ाई लिखाई का जज्बा है, वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ बड़ी अच्छी है, वहाँ पे काफ़ी शिक्षा है। दूसरी बात, 1979 के बाद से ईरान तैयारी करता रहा है। अमेरिका ने कई बार अटेम्प्ट किया है, पास में इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिरेल किया है। ये इनको पता था कि अमेरिका इनके ऊपर हमला करेगा, उसके और उसमें इनको ये भी पता लग गया था, अंदाज़ा लगा कि क्या इस प्रकार से हमला करेगा। देखिए, अगर मैं मिलिट्री माइंड से कहूँ, मुझे पता कि ये करेगा मिसाइल से, ये करेगा एयरफोर्स से, ये करेगा रॉकेट से। मैंने उससे बचने का हिसाब किताब बना लिया। मैंने गहरी गहरी टनल बना दी और वहाँ पर एक बड़ी संख्या में रॉकेट, मिसाइल, सस्ते सस्ते ड्रोन डाल दिए और उनकी फैक्ट्रियाँ भी अंडरग्राउंड बना दी हैं।
ये सब यहाँ की जहाँ पे एक सर्वाइवल इंस्टिंक्ट होता है ह्यूमन नेचर या एनिमल में, सब जगह में, वो ईरान ने फॉलो किया है, जिसका तोड़ आज अमेरिका को नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने साम दाम दंड भेद ट्राई किया, कर्ड्स को खड़ा करने की कोशिश की, लीडरशिप को मारा, शायद ईरान में बवाल हो जाएगा, उल्टा हो गया, वो काउंटर प्रोटेक्टेड हो गया। अभी खबर आ रही है कि मोसाद के 2 ऑपरेटर्स को सैक कर दिया गया क्योंकि उनकी ये कैलकुलेशन गलत हो गई थी कि ईरान के अंदर एक रेवोल्यूशन आ जाएगा और सरकार को उखाड़ के फेंक देंगे। उल्टा हो गया, काउंटर प्रोडक्टिव हो गया, वो शहीद माने गए, उल्टा लोग इकट्ठे होके आज अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। तो ये सब बहुत से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जंग अभी तक जारी है। और जैसे डॉक्टर संदीप ने कहा था, मैं आज की लड़ाई जो एंड्योरेंस की लड़ाई है कि कौन कितने लंबे। बिल्कुल सर, अमेरिका और इसराइल की जो रणनीति है वो उल्टी साबित हुई। कहां तो सोचा था कि पहले हम देख भी रहे थे कि वहां के इस्लामिक शासन के खिलाफ किस तरह से ईरान की जो जनता है आवाज बुलंद कर रही थी, सड़कों पर उतर आई थी, आंदोलन हो रहा था, लेकिन अब हालात बिल्कुल बदल गए। एक और बड़ी खबर, ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका का बड़ा एक्शन हुआ है। अमेरिका ने 51 कमर्शियल जहाजों का रास्ता बदल दिया है, 2 जहाजों को नष्ट किया है, 2 पर अमेरिकी सेना का कब्जा हुआ है। तो आप देखिए, होर्मुज में ईरान के साथ साथ अमेरिकी नाकेबंदी, और ईरान की नाकेबंदी पर अमेरिका ने बड़ा एक्शन लिया। अमेरिका ने 51 कमर्शियल जहाजों का अभी तक रास्ता बदला है, 2 जहाजों को नष्ट किया है हमला करके, 2 पर अमेरिकी सेना का कब्जा है। और एक और बड़ी खबर, अमेरिका ने ईरान पर नए प्रतिबंध भी लगा दिए। होर्मुज पर बातचीत में प्रगति के बावजूद ये प्रतिबंध लगाया गया। ये देखिए आप, और ज्यादा सैंक्शन के जरिए ईरान पर एक दबाव बनाने की रणनीति है। अमेरिका के निशाने पर ईरानी वित्तीय नेटवर्क है, करेंसी एक्सचेंज और शेल कंपनियों पर कार्रवाई की जा रही है। अमेरिका के मुताबिक नेटवर्क से करोड़ों डॉलर ट्रांसफर हो रहे हैं। तेल से कमाई को आगे बढ़ाने वाले नेटवर्क भी अमेरिका के निशाने पर हैं। अमेरिका ने कहा है ईरान की आर्थिक लाइफलाइन काटेंगे, बैंक और फाइनेंशियल सपोर्टर पर कार्रवाई जारी रहेगी। और मनीष इस वक्त हमारे साथ है। मनीष, हालांकि प्रतिबंध तो कितने लगा दिए जा चुके हैं पहले से ऑलरेडी अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद ईरान अभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं। जो ताजा और इस बार वित्तीय चोट और गहरी पहुंचाने की कोशिश की जा रही है ताजा प्रतिबंधों से, क्या वाकई में ईरान दबाव में आएगा? क्या लग रहा है आपको? देखिए, ऐसा नहीं है कि ईरान को इसकी कीमत नहीं चुकानी पड़ रही है, बिल्कुल कीमत चुकानी पड़ रही है। आप सोचिए कि जब 40 दिन के जंग में या 2 हफ्ते के जंग में जो आखिर इतने स्ट्राइक किए गए, तो वो कहीं ना कहीं तो किए जा रहे हैं, उससे कितना नुकसान हो रहा है। दूसरा है कि जब हॉर्मुज का ब्लॉकेट किया गया तो ईरान से जो जहाज कोई सामान लेकर बाहर जाता था, कुछ भी सामान, चाहे वो तेल हो या कुछ भी हो, वो बंद हो गया। बाहर से कोई सामान आ नहीं रहा है। ऐसा तो है नहीं कि ईरान में सब कुछ जो है सो मेक इन ईरान चल रहा है, तो उसको भी बाहर से मदद की जरूरत है, खाने पीने से लेकर तमाम दूसरी चीजों की जरूरत है, वो सब सामान नहीं आ रहा है। तो इसका एक लॉन्ग टर्म में इफेक्ट पड़ रहा है। हाँ, ये बात जरूर है कि ईरान अभी सरवाइव कर गया है, लेकिन मैं इस बात से, जो पूरा नैरेटिव ईरानियन साइड से है, उससे सहमत नहीं होता हूं कि इसका मतलब ईरान जीत गया है। सर्वाइवल और विक्ट्री में अंतर है। अभी ईरान अभी बच गया है। और अभी कितना दिन हुआ है, मान लीजिए 28 फरवरी से आज 6 महीने हुए हैं। 6 महीने में हम कल्पना भी नहीं कर सकते ईरान जैसे एक बड़े देश को कि उसका कोई परिणाम आ जाए, खास करके तब जब छोटा सा गाजा, जो कि ईरान का 100वां हिस्सा होगा, वहां पर 2 साल तक लड़ाई चली थी। रूस यूक्रेन युद्ध 5 साल से चल रहा है। यह लड़ाई लंबी चलेगी, और चूंकि इस लड़ाई में अमेरिका और इजराइल तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि उसको मनमाफिक रिजल्ट नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनका ये उद्देश्य सही है, बिल्कुल गलत है। आखिर ईरान तो लड़ने नहीं गया, ईरान अपनी रक्षा कर रहा है। ईरान के पास विकल्प नहीं है कोई और, ईरान की रक्षा करता रहेगा। लेकिन दिक्कत यह है कि अमेरिका और इजराइल के इस इरादे को रोकने के लिए पूरी दुनिया चुप्पी साधे बैठी हुई है। ईरान अकेला कब तक लड़ेगा? 6 महीने, साल भर, 2 साल, 5 साल, 10 साल। लेकिन किसी देश के इतिहास के लिए 10 साल भी छोटी सी अवधि होती है। 10 साल बाद ईरान कहां रहेगा, ये सोचिए। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि नुकसान जो है वो ईरान को हो रहा है, इसमें भी एक सच्चाई है। एक और बड़ी खबर, अमेरिका इजराइल के खिलाफ मजबूत हुआ है ईरान, ये खबर आ रही है। ईरान को मिला चीन और रूस का खुला समर्थन। चीन ने अपने सैन्य सैटेलाइट का एक्सेस दे दिया ईरान को। रूस ने एंटी जैमिंग और ड्रोन तकनीक दी है। रूस चीन की मदद पर द इनसाइडर की रिपोर्ट के हवाले से यह खबर सामने आ रही है। तो पुतिन, पेजिशकियान और जिनपिंग हथियार सप्लाई जो हो रही है, इसको लेकर क्या खबर सामने आ रही है? ईरान को रूस और चीन से जो सैन्य मदद मिल रही है, रूस कैसे मदद कर रहा है?
पहले आप ये जानिए, रूस ने ईरान को एडवांस एंटी जैमिंग तकनीक दी है। और चीन की बात करें तो चीन ने ईरान को सैन्य सैटेलाइट का एक्सेस दिया है। इसके अलावा रूस कोमेटा एम सिस्टम से ईरानी ड्रोन घातक और सटीक बन रहे हैं और चीन ड्रोन पार्ट्स, फाइबर ऑप्टिक केबल और बैटरी की सप्लाई लगातार कर रहा है। यानी ऐसा नहीं है कि रूस और चीन शांत बैठे, रूस और चीन पूरी मदद करते हुए नजर आ रहे हैं। S-300 एयर डिफेंस की मरम्मत के पार्ट्स भी रूस की तरफ से मुहैया कराए गए। और चीन क्या कर रहा है, 400 आधुनिक QW-12 और FN-16 डिफेंस सिस्टम दिए गए हैं और इसके दम पर लगातार जो ईरान है वो टिका हुआ है। रूस की बात करें तो वर्मा शोल्डर फायर्ड एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम डिलीवर किया है ईरान को। और चीन ने क्या मदद की है, CM-302 एंटी शिप मिसाइलों की डिलीवरी को तेज कर दिया है। तो क्या यही वजह है कि ईरान टिकता हुआ नजर आ रहा है? संजय सोई सर, क्या ईरान के खिलाफ जो अमेरिका का युद्ध है, अमेरिका का वही हाल होता हुआ नजर आ रहा है जिस तरह से हम देख रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन में हो रहा है? क्योंकि यूक्रेन की जो मदद है नेटो कंट्रीज अमेरिका कर रहे हैं और इधर ईरान के साथ रूस और चीन अब खुलकर सामने आ चुके हैं। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, यहाँ पर जिस प्रकार से अमेरिका ने यूक्रेन का इस्तेमाल किया रशिया के खिलाफ, ताइवान का इस्तेमाल कर रहे थे चाइना के खिलाफ, जापान का इस्तेमाल कर चाइना के खिलाफ, तो ये दोनों देश ही इस समय में जहाँ हम देखते हैं ईरान, चाइना, रशिया ये और नॉर्थ कोरिया, ये 4 देश का एक जो गुट बना हुआ है। इस समय में ईरान ने रशिया को मदद दी थी, जो शाहीन ड्रोन पकड़ाए थे जब उसको यूक्रेन के साथ युद्ध में। अब रशिया मदद कर रहा है क्योंकि वो भी एक तरह से काउंटर है, अमेरिका को युद्ध में उलझा के रखना चाह रहे हैं। यहाँ से चाइना को भी एक फ्रीडम मिल जाएगी साउथ चाइना सी में और ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करने में या उस इलाके में अपना डोमिनेंस बढ़ाने में, क्योंकि अमेरिका के लिए एक चैलेंज हो जाएगा। जिस प्रकार से अभी खबरें आ रही कि अमेरिका के पास हथियारों की कमी हो रही है, ये भी इसका असर पड़ेगा रशिया यूक्रेन वॉर के ऊपर इनडायरेक्टली, चाइना का डोमिनेंस के ऊपर असर पड़ेगा। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये लोग चाहेंगे कि अमेरिका इस युद्ध में जितना लंबा चलेगा उतना ही अमेरिका को नुकसान होगा और ये इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं इनको बेनिफिट होगा और ईरान से इनको सस्ता तेल मिलता रहेगा। और एक जो ग्रुप है, ईरान अगर ढह जाता है तो समझिए कि मध्य पूर्व में रशिया और चाइना का एक तरह से खिलाफ। बिल्कुल संजय सोई सर, और ऐसा किसी भी हाल में मंजूर नहीं होगा, ना ही पुतिन को और ना ही शी जिनपिंग को। यही वजह है कि ईरान को लगातार जो मदद है वो पहुंचाई जा रही है। एक और बड़ी खबर, होर्मुज के बेहद रणनीतिक इलाके पर हमला हुआ है। होर्मुज में मिसाइलों के टारगेट पर सैन्य जहाज हमले के बाद केश्म द्वीप और बंदर अब्बास में हाई अलर्ट जारी किया गया। मिसाइल दागे जाने की आशंका पर जांच शुरू हो गई। ईरान के तटीय इलाकों में अलर्ट पर है ईरानी सेना। और एक और बड़ी खबर, केश्म और बंदर अब्बास में नुकसान से ईरान का साफ तौर पर इंकार। धमाकों पर ईरानी प्रशासन का आधिकारिक दावा, इस क्षेत्र में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। धमाके की तेज आवाज के कार्डों की जांच जारी है। होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही जारी है, यह ईरान की तरफ से कहा गया है। तो केश्म द्वीप पर धमाका, होर्मुज में क्या टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। बिग वॉल का रुख करते और जल्दी फटाफट आपको बताते हैं, ईरान के केश्म द्वीप पर 2 धमाकों के बाद होर्मुज में टेंशन एक बार फिर से बढ़ गई है। होर्मुज के पास मिसाइल हमले की आशंका जताई गई है। अगली क्या जानकारी सामने आ रही है, या फटाफट देखिए। सैन्य जहाजों को टारगेट किए जाने की शुरुआती रिपोर्ट सामने आ रही है। इसके अलावा फार्स न्यूज के अनुसार केश्म और बंदर अब्बास पूरी तरह से सुरक्षित हैं। ईरान के होर्मुजगान प्रांत के राज्यपाल ने नुकसान से साफ तौर पर इंकार किया है। तो ये जो जानकारी है वो केश्म द्वीप पर जो धमाका हुआ है, होर्मुज में टेंशन बढ़ती नजर आ रही है, इसको लेकर आ रही है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी, हम ये देख रहे हैं ना ही यहाँ पर सैन्य तौर पर जो हमले किए जा रहे हैं उसमें कामयाब हो पा रहा अमेरिका, और ना ही जो डिप्लोमेटिक रास्ता है इसमें भी बात आगे बढ़ पा रही है। फिर क्या उपाय आपको नजर आ रहा है? देखिए, दोनों स्तर पर मैंने कहा कि डिप्लोमेसी के लिए उसको अपना एरोगेंस को खत्म करना होगा। टेबल आने के पहले थोड़ा सा ये अमेरिका को जी थोड़ा सोचना पड़ेगा यूएसए को कि अब ये वक्त नहीं रहा गया जहां पर आपकी जो बादशाहत थी जब पूरी तरीके से खत्म होती दिख रही है, उस समय टेबल पर आना होगा। तो वहां पर उसका एरोगेंस आ रहा सामने। दूसरे जो बात आपने कहा सामरिक दृष्टि से, तो ईरान ने बार बार साबित कर दिया है, जिस प्रकार से भी आप बता रहे थे कि जिस रूस और चीन
कंटिन्यूस सपोर्ट कर रहा है ईरान को। और अभी सोई सर भी बता रहे थे कि पूरे मिडिल ईस्ट में ये एक वो आखिरी स्तंभ है, वो आखिरी पिलर है रूस और चीन का ईरान। जो यदि ये कोलैप्स होता है तो मिडिल ईस्ट से रूस की और चीन की जो सामरिक प्रेजेंस है वो कहीं ना कहीं खत्म होती जाए। और ये बात को रूस नहीं चाहता है। मुझे याद है जब सीरिया कोलैप्स हुआ था तो कहा गया था कि पुतिन पर तमाचा है। मुझे याद है जब वेनेजुएला पर मादुरो को किडनैप किया गया था तो कहा गया था चीन पर तमाचा है। लेकिन ईरान पर उसी गति से ट्रंप ईरान की ओर आगे बढ़े और उसके बाद जिस प्रकार से ट्रंप को रोका गया, सिर्फ रोका ही नहीं बिल्कुल, गया, यानी अमेरिका की हर चाल को फेल करते हुए पुतिन और शी जिनपिंग नजर आ रहे हैं। अब देखना होगा कि आगे इस युद्ध में क्या होता। अभी के लिए आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।